मैं के.एन. राव जी की पुस्तक एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ टाइम पढ़ रहा था। इसकी अध्याय 4 में उन्होंने राहु और केतु को बहुत सरल और समझने योग्य तरीके से समझाया है। मैं यहाँ उसे साझा करना चाहता हूँ। पराशरी ज्योतिष में राहु और केतु को किसी भी भाव का स्वामित्व नहीं दिया गया है। इनके फल का विवेचन करते समय सामान्यतः कुछ मानक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि राहु और केतु किस भाव में स्थित हैं। यदि वे केंद्रों में स्थित हों तो वे केंद्रेश की तरह व्यवहार करते हैं, और यदि वे त्रिकोण में स्थित हों तो त्रिकोणेश के समान फल देते हैं। जो ग्रह राहु और केतु को दृष्टि करते हैं वे अपने स्वभाव, स्वामित्व आदि के अनुसार इनके फल को प्रभावित करते हैं। जो ग्रह राहु और केतु के साथ युति में हों वे भी अपने स्वभाव और स्वामित्व के अनुसार इनके परिणामों को परिवर्तित करते हैं। कुछ अपवाद। राहु और केतु के फलों की व्याख्या करते समय कुछ पुस्तकों में कुछ अपवाद भी बताए गए हैं। यदि बृहस्पति की दृष्टि राहु या केतु पर हो तो वो उन्हें एक मजबूत संरक्षण प्रदान करती है और प्रायः अच्छे परिणाम देती है। मैंने पाया है कि ये सिद्धांत सामान्यतः बहुत अच्छा काम करता है। राहु और केतु के मामले में अन्य ग्रहों की तरह उनके डिस्पोजिटर का सिद्धांत भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि राहु मेष राशि में हो तो उसके स्वामी मंगल को लग्न से कहां स्थित है ये देखना चाहिए। हर कुंडली में राहु और केतु एक अक्ष बनाते हैं। प्रत्येक अक्ष का अपना विशेष महत्व होता है। ये विषय ज्योतिषियों के बीच विवाद, मतभेद और उलझन का कारण भी रहा है। इस पर गहन शोध की आवश्यकता है, क्योंकि राहु और केतु अपने भीतर अत्यंत गहरे रहस्यों को समेटे हुए हैं। यदि आप इस लेख को पढ़ रहे हैं और इस विषय में रुचि रखते हैं तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस पुस्तक को अवश्य खरीदें। यदि आप इस विषय के सूक्ष्म और गहरे पहलुओं को समझना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आपको के.एन. राव जी की और भी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जैसे जैसे मैं इसे पढ़ता जा रहा हूं, मुझे महसूस होता है कि शुरुआत में ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कितना समझ पा रहा हूं या समझने में कितनी गलतियां कर रहा हूं। एक सामान्य विद्यार्थी के लिए ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे जैसे हम इसे बार बार पढ़ते हैं, धीरे धीरे ज्ञान स्पष्ट होने लगता है। इन पुस्तकों में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति स्वयं एकत्रित करना, व्यवस्थित करना और नोट्स के रूप में संकलित करना लगभग असंभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुस्तकें हर गंभीर विद्यार्थी के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगी। सबसे बढ़कर हमें के.एन. राव जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने इतना अद्भुत कार्य किया है और अपनी पुस्तकों के माध्यम से अनगिनत विद्यार्थियों को इस गूढ़ विषय को समझने का मार्गदर्शन दिया है। वास्तव में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। मेरे मन में उनके प्रति अत्यंत सम्मान और आदर है। जब कोई व्यक्ति स्वयं एक पृष्ठ टाइप करने की कोशिश करता है, कुछ श्लोकों की व्याख्या करता है या एक कुंडली पर सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करता है, तब उसे ये एहसास होता है कि इसमें कितना परिश्रम, समय और समर्पण लगता है। तब हम कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने इस विषय को देने के लिए अपने जीवन के कितने घंटे और कितनी ऊर्जा समर्पित की होगी। राकेश सेठ।